हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है। द केसरी नंदन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऐसे अपराध जो संपत्ति के विरुद्ध किए जाते हैं। इसका टॉपिक है वो कौन से अपराध होते हैं। वो होते हैं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, यानी कि चोरी, उद्दीपन और लूट और डकैती। बीएनएस का सेक्शन 303 थेफ्ट यानी कि चोरी के बारे में बात करता है। ये कहता है हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। जैसे ही कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्वक आशय से किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को उसके कब्जे से हटाता है, उस व्यक्ति की सहमति के बिना, ठीक है, और उसे इस उद्देश्य के साथ हटाता है कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा, वह चोरी का अपराध करता है। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है A thing is long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। कोई वस्तु जब तक जमीन से जुड़ी हुई है, अटैच्ड है अर्थ से, तब तक वह मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि वह इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वह चोरी का विषय भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उस वस्तु को सीवियर कर दिया जाता है अर्थ से, जैसे ही उसे जमीन से अलग कर दिया जाता है या जमीन से हटा दिया, जमीन से अगर वो चीज़ जुड़ी हुई है उसे अलग कर देते हैं, तो वह चोरी करने का विषय बन जाती है। इसका एक बहुत एग्जाम्पल है एक ट्री, यानी कि एक पेड़ जो जमीन में गड़ा हुआ है, जमीन में ही पेड़ खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही उस पेड़ को जमीन से अलग कर दिया जाता है, उखाड़ दिया जाए या उसको काट दिया जाता है उसे चोरी करने के आशय से, तो वह चोरी करने का विषय बन जाती है और चोरी करने के लिए योग्य हो जाती है। क्योंकि उस पेड़ वो जब तक जमीन से जुड़ा हुआ था तब तक वह इमूवेबल प्रॉपर्टी थी और इट वाज नॉट सब्जेक्ट टू द थेफ्ट, वो जो है चोरी करने का विषय नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस पेड़ को काट दिया गया, उसे जमीन से अलग कर दिया गया, वह चोरी करने का विषय बन गई। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सीवियरेंस मे बी अ थेफ्ट। जिस प्रक्रिया के दौरान, जिस कार्य के दौरान उस प्रॉपर्टी को अलग किया गया है, जैसे कि जिस प्रोसेस से, और उसी प्रोसेस में उसको हटाना जो है वो चोरी माना जाएगा। जैसे कि हमने किसी पेड़ को जमीन से इसलिए काटा ताकि हम इसे चुरा कर ले जा सके, ठीक है। किसी व्यक्ति ने, ए ने, उस पेड़ को जमीन से काट दिया इसलिए कि जैसे ही ये पेड़ जमीन से अलग हो जाएगा मैं इसे ले जाऊंगा। तो उसने जो उस पेड़ को हटाना, उस पेड़ को जो जिस उद्देश्य के साथ उसने उसे काटा, और जिस उद्देश्य उसका उद्देश्य ये था कि इसे काटते ही मैं ले जाऊंगा, तो वो ये जो उसका प्रोसेस है पूरा, वो एक जो क्रिया है उसका जमीन से उसे पेड़ को अलग करना और फिर उसे ले जाना, वो चोरी की श्रेणी में आएगा। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को हटाता है, और वह कैसे हटाता है। अगर उस चीज को हटाने के लिए कोई ऑब्स्टेकल, किसी तरह की बाधा आई हुई है, वह उस बाधा को हटा देता है, जिसकी वजह से उस वस्तु को उसे मूव करना या उसे ले जाना आसान हो जाता है। और वो जो बाधा थी या वो जो ऑब्स्टेकल था वो उस वस्तु को प्रिवेंट किए हुए था कि इसको, जिससे कि इसे अलग ना किया जा सके या इसको हटाया ना जा सके, ठीक है। वो उसकी रुकावट बन रही थी, वो ऑब्स्टेकल जो था वो उसके चुराने में वो रुकावट बनी हुई थी, उसने उसको हटा दिया और उसके लिए उसको उस वक्त वस्तु को चुराना आसान हो गया। तो यह भी चोरी की परिभाषा में आएगा। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। कोई व्यक्ति किसी जानवर को चुराने की कोशिश करता है। अब जैसे कि कोई कुत्ता है, ठीक है, कोई डॉग है, एक व्यक्ति उसे चुराने के आशय से क्या करता है, उसको बिस्किट डालता है। अब वो जो डॉग है वो उसको बिस्किट दिखाता है, बिस्किट का लालच देता है। वो डॉग उस बिस्किट को खाने के लिए उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल देता है। जैसे ही वो डॉग उसके पीछे चलना शुरू कर देता है, वो चोरी के अपराध की श्रेणी में आ जाता है। एक्सप्लेनेशन 5 ये कहता है द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority either express or implied। वही जो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि विदाउट कंसेंट, और जिसमें कंसेंट बोली गई है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और
इम्प्लाइड भी हो सकती है। और वो यहाँ पर किस पर्सन की कंसेंट के बारे में बात की गई है, वो उस व्यक्ति की, या तो जिसने कब्जा रखा हुआ है, या एक ऐसे व्यक्ति की जो उस पर एक आधिपत्य रखता है, ठीक है, उसके कब्जे में है वो प्रॉपर्टी। इसमें इलस्ट्रेशंस आते हैं। ये इलस्ट्रेशन ये कहता है, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जीज ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जीज पोजेशन विदाउट जीज कंसेंट, एज सून एज ए हैज सीवर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज कमिटेड थेफ्ट। वही एग्जाम्पल है ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ए जो है वो जी के ग्राउंड से एक पेड़ को काट देता है इस बेईमानी पूर्वक आशय के साथ कि जैसे ही ये पेड़ अलग हो जाएगा वह उसे अपने साथ ले जाएगा, और जी की कंसेंट के बिना ये काम करता है। तो जैसे ही पेड़ जमीन से अलग हो जाता है, यहाँ पर ए जो है चोरी के अपराध के लिए दोषी हो जाता है। ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज pocket and thus induces Z's dog to follow. Here, if A's intention be dishonesty to take the dog out of Z's possession without Z's consent, A has committed theft as soon as dog has begun to follow A. वही A कुत्ते को बिस्किट दिखाता है ललचाने के लिए, और जैसे ही कुत्ता उसके पीछे जो डॉग है उसको A को फॉलो करना शुरू कर देता है, वो थेफ्ट हो जाता है। ए मीट्स अ बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, ही ड्राइव्स द बुलक इन अ सर्टेन डायरेक्शन in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed the theft of the treasure. एक जो बुलक है यानी कि जो एक बैल गाड़ी है उसके ऊपर एक मूल्यवान वस्तु की पेटी जो है वो लदी हुई है, यानी कि बॉक्स ऑफ ट्रेजर लटा हुआ है। एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है उस बैलगाड़ी पे जिसमें खजाना है। ही ड्राइव्स द बुलक इन अ सर्टेन डायरेक्शन, वह व्यक्ति क्या करता है, उस बैल को एक सर्टेन डायरेक्शन में एक खास दिशा की ओर लेके जाता है जिससे कि वह उस मूल्यवान वस्तु को चुरा सके। जैसे ही वह उस बैल को चलाता है और वह बैल जैसे ही चलना शुरू करती है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि कै ने यानी कि ए ने जो है थेफ्ट का अपराध किया है। डी A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate dishonestly runs away with the plate without Z's consent, A has committed theft. ए जो है वो सर्वेंट है किसका, जी का, ठीक है। जी जो है ए को एक प्लेट देता है उसको रखने के लिए कि वह उसे बहुत ध्यान पूर्वक रखे, लेकिन यहाँ पर ए क्या करता है, उस प्लेट को बेईमानी पूर्वक आशय से जी की कंसेंट के बिना लेकर भाग जाता है। तो ए ने चोरी का अपराध किया है। जी गोइंग ऑन अ जर्नी एंड ट्रस्ट हिज प्लेट टू ए द कीपर ऑफ अ वेयर हाउस टिल जी शैल रिटर्न। ए कैरीज द प्लेट टू ए गोल्डस्मिथ एंड सेल्स इट। Here the plate was not in Z's possession. It could not therefore be taken out of Z's possession. A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust. यहाँ पर जो Z है वो एक यात्रा पर जाता है, अपनी जो प्लेट है वो A को न्यस्त करके एंट्रस्ट करके जाता है कि जो A है वो उसका एक रखरखाव करने वाला व्यक्ति है उसके जो वेयर हाउस का, तो इसलिए वो अपनी प्लेट उसको देकर जाता है कि इस प्लेट का ध्यान रखना, जब तक जी वापस नहीं आ जाता इसे अपने पास ध्यानपूर्वक रखें। ए क्या करता है, उस प्लेट को ले जाता है एक सुनार के पास और ले जाकर बेच देता है। यहाँ पर जो प्लेट है वो जी के पोजीशन में नहीं है, ठीक है, और ना ही वो जी के पोजीशन से चुराई गई है, वो ऑलरेडी ए के ही पोजीशन में है। तो यहाँ पर ए ने चोरी का अपराध नहीं किया है, ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध किया है, आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है। जी है, ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। ए बाइंग टेकिंग इट commits no theft though he may commit criminal misappropriation of property. ए को एक सड़क पर एक रिंग मिलती है जो किसी के पोजीशन में नहीं होती, ए उस रिंग को उठा लेता है। ए ने चोरी का अपराध नहीं किया, जबकि ए जो है वो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के अपराध के लिए दोषी हो सकता है, यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए दोषी हो सकता है। क्लोज टू ये कहता है whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. जो कोई चोरी का अपराध करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से, या दोनों से। इन केस ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अगर उसने फिर से चोरी का अपराध किया, वह दूसरी बार चोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, तो उसका जो पनिशमेंट होगा वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास हो जाएगा, जो कम से कम 1 वर्ष तक का होगा और जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। प्रोविजो ये कहता है कि provided that in cases of theft where the value of the stolen property is less than 5,000 rupees, जहाँ पर चुराई गई संपत्ति की जो कीमत है वो 5,000 रुपये से कम है, एंड अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, और जो व्यक्ति है वो पहली बार कन्विक्टेड हो रहा है, शैल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अगर वह
उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिटर्न कर देता है या चुराई गई संपत्ति को वापस कर देता है, तो वह पनिश किया जाएगा सिर्फ कम्युनिटी सर्विस से। शैल बी पनिश्ड ओनली विद कम्युनिटी सर्विस, तो उसको एक सामुदायिक सेवा से ही दंडित किया जाएगा। आगे मेंस रिया, इट विल जनरल रूल फॉर ऑफेंस। जो यहाँ पर हमने डिसऑनेस्ट इंटेंशन को देखा है थेफ्ट की डेफिनेशन में, उसमें क्या आता है, उसमें मेंस रिया आता है। इसका एक्सेप्शन क्या है, मेंस रिया के सेडिशन, किडनैपिंग, अबडक्शन, काउंटरफिटेड कॉइन, बाइगेमी, ये जो अपराध हैं इनमें मेंस रिया का होना आवश्यक नहीं है। मेंस रिया का रूल इन पर एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 304 स्नैचिंग यानी कि झपटमारी की बात करता है। ये जो स्नैचिंग का ऑफेंस है ये आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में न्यू ऑफेंस ऐड हुआ है। ये ऑफेंस जो है, जो आजकल मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग है और चेन स्नैचिंग के जो ऑफेंसेस हैं, उन सारे ऑफेंस को ध्यान में रखते हुए ये स्नैचिंग का नया ऑफेंस बीएनएस में जोड़ा गया है। क्लोज 1 ये कहता है कि थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ, जो चोरी है वो स्नैचिंग यानी कि झपटमारी के अपराध में आएगी। इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द अफेंडर सडनली और क्विकली फोर्सिबली सीजेस और सिक्योर्स और ग्रैब्स और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। चोरी झपटमारी यानी कि स्नैचिंग के अपराध में आएगी यदि कोई व्यक्ति, चोरी करने वाला जो अपराधी है, वो अचानक या शीघ्रता से, बहुत तेजी के साथ या और फोर्स के साथ, बल के साथ क्या करता है, किसी व्यक्ति से उसके कब्जे में से कोई चल संपत्ति जो है यानी कि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को ले लेता है या उसे प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या अपने साथ ले जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई जो फ़ोन छीन लिया जाता है रोड पर, या चेन तोड़ ली जाती है, या कानों के इयररिंग्स तोड़ लिए जाते हैं, इस तरीके से जो होती है ये स्नैचिंग ही तो होती है, क्योंकि वो एकदम से जो चोर है वो एकदम से आता है, गले में से चेन तोड़ता है और एकदम फरार हो जाता है। तो यहाँ पर सारे ही हैं, अचानक यानी कि सडनली आता है, क्विकली यानी कि तेजी से आता है, फोर्सफुली यानी कि फोर्स लगा के एकदम से चेन को खींचता है और उसे ग्रैब करता है और एकदम फरार हो जाता है। क्लोज टू कहता है whoever commits snatching shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। स्नैचिंग के अपराध के लिए कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसको 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 305 बात करता है थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस मीन्स और ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप। चोरी जो हमारे जिन घरों में हम रहते हैं, जो हमारे निवास स्थान हैं, उन पर चोरी करना या यातायात के साधन में जैसे कि बस, ट्रेन में चोरी होना या पूजा मंदिरों, मस्जिदों में चोरी होना। Whoever commits theft in any building, tent, vessel used as human dwelling or used for the custody of property। जो कोई चोरी का अपराध करता है किसी बिल्डिंग में, किसी टेंट में, किसी वेसल में जो मानव निवास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए, अभिरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बी कहता है एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ऐसे ट्रांसपोर्ट, यातायात में, ऐसे वाहनों में चोरी की जाती है जो गुड्स के यानी कि सामान के यातायात के लिए उपयोग किए जाते हैं या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किए जाते हैं। सी कहता है आर्टिकल और गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। किसी ऐसे यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करना जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे कि किसी ट्रक में सामान लद के जा रहा है, उसमें से चोरी कर लेना। ऑफ आइडल और आइकन इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करना। ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति को चुराना, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो रिगरस हो, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी यह दायी होगा, यानी कि उसको 7 साल तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 306 बात करता है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। हुएवर बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट और being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in possession of his master employer shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यहाँ पर theft by clerk यानी कि कोई किसी कंपनी में क्लर्क की जॉब करता है या कोई कहीं किसी कंपनी में या किसी के यहाँ पर नौकर है और वह चोरी करता है उस प्रॉपर्टी की जो उसके मास्टर के या उसके मालिक के या उसके कंपनी के किसी डायरेक्टर एमडी की पोजीशन में है, उसकी चोरी करना जो है वो सेक्शन 306 में आएगा।
यहाँ पर कोई क्लर्क या सर्वेंट जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टी को चुराता है जो उसके मास्टर के यानी कि जो उसके अधिकारी के या उसके उसका मालिक है, उसका अधिकारी है या जिसने उसको नौकरी दी है, जो उसका नियोक्ता है, जिसने उसे नियुक्त किया है उस नौकरी के लिए, उसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, उसके पैसे चुरा लेना या उसके पोजीशन में कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, उसको चुरा लेना जो है वो सेक्शन 306 में आएगा। जैसे कि किसी के घर में नौकर-चाकर काम करते हैं, तो हम जो है उस सर्वेंट के एम्प्लॉयर हो गए। हमने ही उसे नियुक्त किया है अपने घर में काम करने के लिए, लेकिन वह हमारे ही घर में हमारे ही सामान की चोरी करता है, तो वह सेक्शन 306 में दिए गए अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। सेक्शन 308 एक्सटॉर्शन यानी कि उद्दीपन की बात करता है। ये कहता है whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or any other thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। जो कोई किसी व्यक्ति को या तो उस किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के डर में इंटेंशनली डालता है, उसको उसके मन में इस तरीके का इंटेंशनली डर बैठाता है कि जिससे इस डर में आकर वह उस प्रॉपर्टी को कोई कीमती प्रॉपर्टी जो है उसको दे दे, ठीक है? या कोई साइन है या सील है जिसे एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में यानी कि साइन किया हुआ चेक है, इस तरीके का जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो उसको दे दे, तो वह एक्सटॉर्शन का यानी कि उद्दीपन का अपराध करता है। क्लोज टू कहता है whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or both। जो एक्सटॉर्शन का अपराध करता है उसको 7 साल के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लोज 3 ये कहता है whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or both। जो एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी पर्सन को डर में रखता है या डर में रखने का प्रयत्न करता है, किसी इंजरी को पहुँचाने के लिए उसको इस तरीके का डर उसमें उत्पन्न करता है या ऐसा डर उत्पन्न करने का वो प्रयत्न करता है, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि उसको यहाँ पर 2 साल तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लोज 4 कहता है कि इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन और टू एनी अदर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करने के लिए उद्दीपन करने के लिए वह व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति को या उससे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को या तो उस व्यक्ति को स्वयं या अन्य व्यक्ति को क्या करता है किसी उसकी मृत्यु कारित होने के या उसे घोर कारित होने के डर में रखता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, तो वह 7 साल तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 5 ये कहता है whoever commits extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी हत्या, उसकी मृत्यु या उसकी गौर उपति होने के डर में रखकर एक्सटॉर्शन का अपराध करता है, तो वह 10 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 6 ये कहता है whoever in order to committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term which may extend to 10 years shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाता है या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। क्लॉज 6 के कहने का मतलब ये है कि हम किसी मतलब ए जो है वो बी को ये कहकर डराता है कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऊपर सी का मर्डर करने का एक्यूजेशन यानी कि अभियोग चलाऊंगा
जिस और मर्डर का उपयोग में उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, या 10 साल से ऊपर का कारावास भी मिल सकता है कि तुमने सी को मारा है या सी को जान से मारने का प्रयत्न किया है। इस तरीके का अभियोग चलाने की अगर कोई किसी को धमकी देता है, मतलब डराता है, इस डर में रखता है कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं एक फॉल्स एक्यूजेशन तुम्हारे ऊपर चलाऊंगा, तो वह क्या करता है, वह इस तरीके का एक्सटॉर्शन करता है। तो यहाँ पर वह व्यक्ति 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 7 ये कहता है कि whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other having committed or attempted to commit any offense punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for a term which may extend to 10 years, or having attempted to induce any person to commit such offense shall be punished imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस डर में रखता है कि तुम्हारे ऊपर मैं झूठा आरोप लगाऊंगा या तुम्हारे ऊपर मैं किसी की हत्या करने का एक ऐसा एक्यूजेशन, ऐसा अभियोग चलाऊंगा जिसमें तुम्हें सजा मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगा, जिसमें तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी या तुम्हें 10 साल तक का कारावास मिलेगा। इस तरीके का डर उत्पन्न करता है या ऐसा डर उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। इस डर में रखकर वो उसके साथ एक्सटॉर्शन करता है, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। थेफ्ट वर्सेस एक्सटॉर्शन, यानी कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन यानी कि जबरन वसूली या उद्दीपन के बीच में क्या अंतर है, ये एक दूसरे से कैसे कैसे किस पॉइंट्स के आधार पर ये एक दूसरे से अलग हैं। थेफ्ट में आता है कि इन थेफ्ट द ऑफेंडर टेक्स प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनर। जो थेफ्ट है यानी कि जो चोरी है, उसमें जो ऑफेंडर अपराधी जो है वो जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, किसी भी संपत्ति का जो मालिक है, उसकी कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी को ले जाता है। और चोरी में ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी में बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। चोरी में जो विषय वस्तु होती है वो सिर्फ एक चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इन थेफ्ट प्रॉपर्टी इज टेकन बाय द ऑफेंडर। चोरी में जो प्रॉपर्टी है वो ऑफेंडर यानी कि अपराधी के द्वारा वह प्रॉपर्टी ले ली जाती है। इन थेफ्ट नो फोर्स और थ्रेट इज यूज्ड और फियर इज कॉज्ड इन टेकिंग द प्रॉपर्टी। चोरी में किसी भी प्रकार के बल या डर का उपयोग नहीं किया जाता है। चोरी में ना तो कोई धमकी दी जाती है, ना किसी तरीके का बल प्रयोग किया जाता है, ना ही किसी तरीके की फियर को उसमें प्रयोग किया जाता है कि उसमें किसी तरीके का व्यक्ति में ऑनर में प्रॉपर्टी के ऑनर जो है उसमें किसी तरीके का डर उत्पन्न किया जाए प्रॉपर्टी को लेने के लिए। एक्सटॉर्शन इज कमिटेड बाय अनलॉफुली ऑब्टेनिंग ऑफ कंसेंट। जो एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी ली जाती है वो अनलॉफुली ली जाती है, यानी कि अवैध रूप से एक तरीके से उस प्रॉपर्टी को ऑनर से वसूल किया जाता है। वो प्रॉपर्टी देता तो है, या तो उससे छीन कर ले ली जाती है या उसे डर में रखकर उससे प्रॉपर्टी ली जाती है। लेकिन चोरी में उसकी कंसेंट के बिना उसको पता नहीं होता कि मेरी ये संपत्ति चुराई गई है, उसको बाद में पता चलता है जब उसकी वो प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलती। लेकिन एक्सटॉर्शन में उस व्यक्ति से वो चीज़ छीनी जाती है, उसे जबरन रूप से ली जाती है। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सटॉर्शन। और एक्सटॉर्शन यानी कि उद्दीपन में मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी जो है वह उसका विषय वस्तु हो सकती है। इन एक्सटॉर्शन द प्रॉपर्टी इज डिलीवर टू द ऑफेंडर। एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी है वो ऑफेंडर को डिलीवर की जाती है। जो ओनर है वो ऑफेंडर को प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से देता है, जबकि चोरी में हमने पढ़ा था कि चोरी में प्रॉपर्टी उसकी ऑनर की कंसेंट के बिना उससे ले ली जाती है, उसको पता नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट से बचा के, उसकी नज़र से बचा के चुरा ली जाती है। इन एक्सटॉर्शन द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी। एक्सटॉर्शन में यानी कि उद्दीपन में जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्टेन की जाती है यानी कि हासिल की जाती है किस आशय से, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, जो मालिक है, उसे किसी क्षति पहुंचाने के डर में रखकर उससे साशय वह प्रॉपर्टी ऑब्टेन यानी कि वसूल की जाती है या उस पर कब्जा किया जाता है या जबरन ली जाती है। सेक्शन 309 बात करता है रॉबरी यानी कि लूट की। इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। हर तरह की जो भी रॉबरी होती है, हर तरह की जो लूट होती है, या तो उसमें थेफ्ट मौजूद होता है या उसमें एक्सटॉर्शन होता है। यानी कि जो लूट है वो या तो चोरी से बनती है या उद्दीपन से बनती है।
थेफ्ट इज रॉबरी। चोरी कब लूट बन जाती है? चोरी तब लूट बन जाती है जब वह इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to causes to any person death, hurt, wrongful restraint or fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint। चोरी तब लूट बन जाती है जब वह चोरी करते हुए या चोरी करने के लिए क्या करता है, उसमें प्रॉपर्टी जो है, चोरी की जो प्रॉपर्टी है उसे प्राप्त करने के लिए जो अफेंडर है वो मालिक को, उसकी जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसके साथ क्या करता है, उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति, उससे जुड़े हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ या तो उसकी मृत्यु कारित करने का या उसको क्षति पहुंचाने का, यानी कि उपहति हर्ट, या फिर उसको सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करता है, या फिर उसको तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अविरोध जो है, मतलब इंस्टेंट डेथ हो गई उसकी उसकी की अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, उसे प्रॉपर्टी नहीं दी तो वो उसकी तुरंत मृत्यु कारित कर देगा, उसकी तुरंत हत्या कर देगा। कि अगर वह प्रॉपर्टी ओनर उसको प्रॉपर्टी ऑफेंडर को प्रॉपर्टी नहीं देता है तो वो उसे सर में डंडा मार देगा या उसको उसकी मार पिटाई करेगा, उसको हर्ट करेगा या उसको वो बंदी बना लेगा अगर उसको प्रॉपर्टी नहीं दी गई। इस तरीके का वह उसमें अगर भय कारित करता है या उस तरीके का भय उसमें कारित करने का प्रयत्न करता है तब चोरी लूट बन जाती है। क्लॉज 3 बात करता है एक्सटॉर्शन इज रॉबरी की जो उद्दीपन है, जो एक्सटॉर्शन है वो कब रॉबरी यानी कि कब लूट बन जाता है, उद्दीपन कब लूट है। इफ द अफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, जब अपराधी एक्सटॉर्शन करते समय यानी कि उद्दीपन करते समय क्या करता है, व्यक्ति की प्रेजेंस में, इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, यानी कि पर्सन की, उस व्यक्ति की प्रेजेंस में, पुट इन फियर, उसको डर में रखता है, एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन, उसको डर में रखकर एक्सटॉर्शन करता है, बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, लेकिन उस पर्सन को किस में रखता है, इंस्टेंट डेथ के, तत्काल मृत्यु के, या तत्काल उसकी हत्या होने के डर में, तत्काल उसको क्षति पहुंचाने के, उसे हर्ट करने के डर में रखता है, या उसको तत्काल सदोष उसको अवरोध परिरोध करने के लिए वह ऐसा करता है, टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन, या तो उस व्यक्ति को साथ ऐसा करता है या उससे जुड़े हुए या उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है। एंड बाय सो पुटिंग इन फियर इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर एंड देन देयर टू डिलीवर अप द थिंग एक्सटॉर्टेड, और वह इस प्रकार उस व्यक्ति को, भय में डाले गए व्यक्ति को, उसे डिलीवर करने के लिए वो एक्सटॉर्ट करता है। इस तरीके का जो उसमें इंड्यूस धमकाता है कि अगर उसने ये प्रॉपर्टी नहीं दी वो उसको तुरंत अभी गोली मार के उसकी हत्या कर देगा। अगर उसने उसको जो भी उसके पास कीमती सामान है वो उसको नहीं दिया, अगर वो देने से मना करता है तो वो उसको मतलब मार पिटाई करता है कि अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी डेथ कोज कर दूंगा, या उसके बीवी बच्चों जो भी उसके साथ जुड़े हुए वो लोग हैं उस टाइम पे जो भी प्रेजेंट है वो उनको मारने की धमकी देता है। तो ये एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द पर्सन अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। यहाँ पर ये कहा गया है किसी ऑफेंडर द्वारा किसी व्यक्ति को डर में रखने के लिए, जो उसने फियर, उसमें इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का जो उसमें फियर किया है, वो उसको उसमें वो डर पैदा करने के लिए उसके इतना निकट होना चाहिए, सफिशिएंट पर्याप्त रूप से निकट होना चाहिए। ये नहीं है कि 3 किलोमीटर दूर से खड़ा हो गया या 4 किलोमीटर दूर से खड़ा होकर फोन पे कह रहा है कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे अभी आके गोली मार दूंगा। वो इंस्टेंट नहीं है। इंस्टेंट का मतलब ये है कि तुरंत बात नहीं मानी, वो कान पर कहते हैं ना गन पॉइंट पे रखना कि जल्दी से पैसे सब कुछ निकाल, नहीं तो ये उसके गले पे चाकू रख लिया या उसके कनपट्टी पे गन लगा दी इस तरह से, तो वो इंस्टेंट डेथ है कि यहाँ उसने मना किया, यहाँ उसने पैसे देने से मना किया और यहाँ ट्रिगर दबा के खत्म। तो इस तरीके का इंस्टेंट डेथ। इसका इलस्ट्रेशन ये कहता है, ए होल्ड जी डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जीज मनी एंड ज्वेल्स from Z's clothes without Z's consent. Here A has committed theft and in order to the committing of that theft has voluntarily caused wrongful restraint to Z. A has therefore committed robbery. यहाँ पर जो A है वो Z को दबोच लेता है और क्या करता है, मतलब कि उसको पकड़ लेता है और उसके पास जो भी पैसे होते हैं और जो भी गहने आभूषण ये सब चीज़ें जो होती है उसके कपड़ों में से जो भी निकलता है कीमती सामान, वो जी की कंसेंट के बिना वो सब ले लेता है। तो यहाँ पर ए ने चोरी का अपराध किया है, लेकिन जैसे ही वह
चोरी करने के लिए उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करता है, उसको सदोष अवरोध कारित करता है, तो वह चोरी उसकी लूट यानी कि रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है। बी इलस्ट्रेशन ये कहता है कि ए मीट्स जी ऑन द हाई रोड। ए जो है वो जी से हाई रोड पर मिलता है, वह पिस्टल दिखाता है और डिमांड करता है जी से उसके पर्स की। जी इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर हिज पर्स। हेयर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जी, पुटिंग हिम इन putting him in fear of instant death, and being at the time of committing the extortion in his presence, A has therefore committed robbery. अब ए जो है वो जी को मिलता है और वो उसको पिस्टल दिखाता है, बंदूक दिखाता है कि, और उससे उसका पर्स मांगता है। जी जो है वो परिणाम स्वरूप क्या करता है, अपना जो पर्स है वो उसको दे देता है। यहाँ पर ए ने जी का जो पर्स लिया है तो उसको एक्सटॉर्ट किया है, लेकिन उसको कैसे, उसको पिस्टल दिखाकर उसको इंस्टेंट हर्ट करने की, इंस्टेंट डेथ के फियर में रखकर उसने ऐसा किया है। तो यहाँ पे उसने जो ये सब पर उसको इंस्टेंट डेथ के या इंस्टेंट फियर में रखे हुए जो अपराध किया है, उद्यापन करते समय ये सब किया है, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ए ने लूट का अपराध किया है। उसका जो एक्सटॉर्शन है वो इंस्टेंट डेथ में हो गया ना, अब कि वो तुरंत अगर उसने पर्स नहीं दिया तो वो गोली चला देगा, तो यहाँ पर जो एक्सटॉर्शन है वो लूट में कन्वर्ट हो गया। सी इलस्ट्रेशन है, ए मीट्स जी एंड जी's चाइल्ड ऑन द हाई रोड। ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन्स टू fling it down a precipice. Unless Z delivers his purse, Z in consequence delivers his purse. Here, A has extorted the purse from Z by causing Z to be in fear of instant hurt to the child who is there present. A has therefore committed robbery on Z. यहाँ पर A जो है वो Z से और उसके बच्चे से एक हाई रोड पर मिलता है, वो उसके बच्चे को उठा लेता है और उसको एक तरीके से यह धमकी देता है कि अगर उसने उसको मतलब अपना पर्स नहीं दिया, जी ने उसका पर्स नहीं दिया, तो वो उसके बच्चे को नीचे फेंक देगा, मतलब किसी ब्रिज पे या इस तरह से मिलता है कि वो उसको खाई में फेंक देगा या इस तरह से उसको एक्सटॉर्ट कर रहा है। अब वो उसके साथ तो कर नहीं रहा, उसके बच्चे के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे अदर पर्सन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब जो जी है वो इसके परिणाम स्वरूप क्या करता है, उसको जिसने जी को यानी कि एक इंस्टेंट हर्ट में रखा कि अगर मैंने एक ही बात नहीं मानी तो ए मेरे बच्चे को फेंक देगा। इस कॉन्सिक्वेंस में जो है जी अपना पर्स उसको दे देता है, तो यहाँ पर ए ने रॉबरी का ऑफेंस किया है, उसका जो एक्सटॉर्शन है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जी बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माय गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ unless you send us 10,000 rupees. This is extortion and punishable as such, but it's not robbery unless Z is put in fear of instant death of his child. ए जो है वो जी से कहता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, यानी कि मेरे गुंडों के कब्जे में है, और मैं उसकी डेथ कारित कर दूंगा अगर तुमने मुझे 10,000 रुपये नहीं भेजे। तो ये जो यहाँ पे ए ने किया है वो क्या है, वो एक्सटॉर्शन है, और वो एज ए एक्सटॉर्शन ही उसको पनिश किया जाएगा। वो रॉबरी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसके बच्चे को इंस्टेंट, जब वो उसको पैसे नहीं देगा, सपोज ये कहा कि आपको 2 दिन का टाइम देता है, 2 दिन के अंदर अंदर आप 10,000 रुपये मुझे दे दो और मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा, तो वो इंस्टेंट डेथ वाली बात नहीं है। बस एक्सटॉर्शन में और रॉबरी में एक मेजर डिफरेंस यही आता है कि रॉबरी में इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेन यानी कि तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति और तत्काल सदोष अवरोध का भय होता है, और जबकि एक्सटॉर्शन में तत्काल नहीं होता, इन फ्यूचर टाइप का होता है कि भाई मैं मार दूंगा या थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ समय के बाद होता है, इंस्टेंट नहीं होता। फोर्थ क्लोज ये कहता है हु एवर कमिट्स रॉबरी शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, एंड इफ द रॉबरी इज कमिटेड ऑन द हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज द इम्प्रिजनमेंट मे बी एक्सटेंडेड टू 14 years। जो कोई रॉबरी का यानी कि लूट का अपराध करता है उसको कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन अगर उसने जो रॉबरी है वो हाईवे पर यानी कि बीच रास्ते में की है, राजमार्ग जो होते हैं उन पर किया है, और सनसेट यानी कि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले यानी कि रात में या अंधेरे में किया है, तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 14 वर्ष तक भी हो सकता है। फिफ्थ क्लोज कहता है हु एवर अटेम्प्ट्स टू कमिट रॉबरी शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। जो रॉबरी यानी कि लूट करने का प्रयत्न करता है, लूट के अपराध को करने के लिए, कमिटेड करने के लिए ऐसा कोई अटेम्प्ट करता है,
फिफ्थ क्लोज कहता है कि whoever attempts to commit robbery and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। जो कोई रॉबरी करने का अटेम्प्ट करता है, लूट करने का प्रयत्न करता है, उसको 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सिक्स्थ क्लोज कहता है इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, जो या तो रॉबरी कर रहा है या रॉबरी करने का प्रयत्न कर रहा है और इस प्रयत्न में वह किसी को हर्ट कर देता है, सच पर्सन किसी उस व्यक्ति को या उससे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को जो उससे कंसर्न है रॉबरी का प्रयत्न करते समय या रॉबरी करते समय, तो वो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर फॉर लाइफ और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो वह क्या होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा या फिर 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 310 डेकॉइटी यानी कि डकैती के बारे में बात करता है। ये कहता है कि व्हेन 5 और मोर पर्सन को जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, जब रॉबरी में पर्सन्स की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन डिकॉइटी में जो है वो सारा काम रॉबरी वाला ही हो रहा होता है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है 5 और मोर पर्सन आ जाते हैं। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर लूट कर रहे होते हैं तो वो लूट नहीं, वो डकैती में आ जाता है, यानी कि वो डिकॉइटी का ऑफेंस कर रहे हैं। और वेयर द होल नंबर्स ऑफ पर्सन को जॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी, ये सारे ही व्यक्ति एक साथ एकजुट होकर क्या कर रहे हैं, लूट का अपराध कर रहे हैं या लूट का अपराध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एंड पर्सन प्रेजेंट्स एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू 5 और मोर एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेट टू कमिट डिकॉइटी। और जितने भी पर्सन वो सारे वहाँ जो प्रेजेंट है वो डिकॉइटी करने में या तो उसका अटेम्प्ट कर रहे हैं या वो किसी तरीके से सहायता यानी कि एड कर रहे हैं वो पांचों या 5 से ज़्यादा लोग जो हैं उसको अपराध को सुगम बना रहे हैं ऐसा करके, तो वह मिलकर कहा जाएगा कि वह डिकॉइटी यानी कि डकैती का अपराध कर रहे हैं। क्लोज टू कहता है whoever commits dacoity shall be punished with imprisonment for life with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। डिकॉइटी के ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है और जुर्माना भी है। क्लोज 3 कहता है इफ एनी ऑफ 5 और मोर पर्सन्स हु आर conjointly committing dacoity commits murder in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death, imprisonment for life, rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years and shall also be liable to fine। जब वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर डकैती का अपराध कर रहे हैं और डकैती करते समय वह किसी की हत्या कर देते हैं, तो उनको मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से, जो कम से कम 10 वर्ष तक का होगा, इससे कम नहीं होगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लोज 4 कहता है whoever makes any preparation, यानी कि यहाँ पर डकैती की तैयारी की बात की गई है। जो डकैती करने के लिए जब उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which extend to 10 years and shall also be liable to fine। जैसे कि 5 या 7 लोग 5 या उससे ज़्यादा लोग जो हैं मिलकर किसी बस को लूटने की में या ट्रेन को लूटने में या कोई रोड पर गाड़ी जा रही है उसे लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका जो दंड होगा, जो उनका पनिशमेंट होगा, वो क्या होगा, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 5 कहता है whoever is one of 5 or more person assembled for the purpose of committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं डकैती करने के लिए, तो उनका जो दंड होगा वो 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों होगा। क्लॉज 6 कहता है whoever belongs to a gang of person associated for the purpose of habitually committing dacoity shall be punished imprisonment for life, rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का यानी कि ऐसे व्यक्तियों के गैंग का जो आदतन डकैती है, मतलब एक ऐसा गैंग है जो डकैती का ही ऑफेंस करता है और वो डकैती कर करके कई बार डकैती कर चुके हैं, तो वो तो हैबिचुअल होगा एक डकैती करने के लिए। इस तरीके के गैंग को अगर कोई उससे बिलोंग करता है या उससे जुड़ता है तो वह आजीवन कारावास से यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से और 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से या फिर और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यानी कि या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या 10 वर्ष तक का कारावास मिलेगा जुर्माने सहित।
सेक्शन 311 रॉबरी और डेकॉइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। ये सेक्शन ये कहता है कि कोई लूट करते समय या डकैती करते समय क्या करता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न कर देता है या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता है, तब उसका क्या पनिशमेंट होगा। इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और डेकॉइटी द अफेंडर यूजेस एनी डेडली वेपन और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, द imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than 7 years। जब कोई डेकॉइटी या रॉबरी करते समय कोई भी अपराधी जो है वो डेडली वेपन का यानी कि किसी घातक जो वेपन्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करता है जिससे मृत्यु कारित होना संभव है और इस तरीके के डेडली वेपन से वो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है किसी व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति की ग्रीवियस हर्ट या उसकी डेथ करने का अटेम्प्ट यानी कि प्रयत्न करता है, तो उसका कारावास क्या होगा। द इम्प्रिजनमेंट ऑफ सच अफेंडर शैल बी पनिश्ड नॉट लेस देन 7 ईयर्स। तो उसको कम से कम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 313 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ रॉबर्स। जो रॉबर्स के यानी कि जो लुटेरे होते हैं, जो उनकी टोलियों से जुड़ा हुआ होता है, उनके गैंग में जो जुड़ता है, उनका क्या पनिशमेंट होता है। हुएवर बिलोंग्स टू एनी गैंग ऑफ पर्सन एसोसिएटेड इन हैबिचुअली कमिटिंग थेफ्ट और रॉबरी। जो कोई मतलब ऐसे व्यक्तियों की टोली में, एक ऐसे गैंग में जो हैबिचुअल हैं, जो आदतन हैं, उनको आदत हुई हुई है चोरी और लूट करने की, उस तरीके के गैंग से वो जुड़ता है जो, और वह टोली जो है वो डाकुओं की नहीं है। एंड नॉट बीइंग अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, यानी कि जो वह गैंग है वो सिर्फ रॉबर्स का यानी कि रॉबरी करने वालों का है, लुटेरों का है गैंग, वो डकैती करने वालों का नहीं है। तो उस व्यक्ति का क्या कारावास होगा, उस व्यक्ति को रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास दिया जाएगा, जो कि 7 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू।